मुझे बांग्लादेश में एक औरत ने बॉडीगार्ड रख ली। वह जहाँ भी जाती मुझे साथ लेकर जाती। लेकिन हैरत की बात थी कि रोज़ाना एक सुनसान घर में जाती और मुझे 2 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता। एक दिन मैं दिल बड़ा करके उस औरत के पीछे उस घर में चला गया। जब अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का जो नज़ारा मैं अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहा था, मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो उसे अच्छा, बहुत ही अच्छा और हमदर्द औरत समझता था, जैसे किसी की तकलीफ़ पर आंसू बहा देने वाली। मैं पिछले 3 साल से उसके घर गार्ड की नौकरी कर रहा था। उसकी गाड़ी भी चलाता था। वो जहाँ भी जाती थी मैं मेरे साथ ही जाती थी। 3 साल में एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह इस किस्म की औरत भी हो सकती है। मैं हैरत रह गया था। मैंने सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे अभी भी ये लग रहा था कि मेरी जो आँखों ने देखा है वो धोखा है। न जाने क्यों मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। किसी को जानने के लिए 3 साल कोई कम नहीं होता। मुझे एक बार भी कभी ऐसा नहीं लगा था कि यह औरत ऐसी घिनौना काम भी कर सकती है। मैंने कभी अब उसके सामने नज़रें नहीं उठाई थी। मैं उसे दिल से बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन आज अपनी सोच पर भी मुझे घिन आ रही थी। एक पल तो मेरा जी चाहा कि मैं उसकी नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ आया तो किस हाल में था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और वो धोखा मेरे दोस्त ने ही मेरे साथ किया था। मुझे जिस दोस्त ने यहाँ बुलाया था वह मेरे सारे पैसे लेके भाग गया था। मुसीबत के वक्त में इसी औरत ने मुझे नौकरी दी थी, और पिछले 3 साल से मैं इसी का काम कर रहा था। वह एक बांग्लादेशी की औरत थी और बहुत प्यार से बात करने वाली। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह किसी से ऐसी बात कर सकती है। तभी मुझे ख़याल आया कि वह औरत जो भी कर रही है उसे मुझे क्या करना है। मैं तो नौकरी करता हूँ, अपनी मेहनत की सैलरी लेता हूँ। फिर मुझे क्या करना है कि वो क्या करती है और क्या नहीं। मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कानों में रुई डाल लेनी चाहिए, होठ सील लेनी चाहिए। वरना अगर मैं हक़ के लिए आवाज़ उठाया तो मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा। मेरे बच्चों की ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। मैं सऊदी में कर्ज़ा लेकर बांग्लादेश आया था। 3 साल में आधे से ज़्यादा कर्ज उतार चुका था, और 2 कमरे का पक्का मकान भी मेरी पत्नी खरीद चुकी थी। वो औरत मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मुझे भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी। लेकिन यह तो मेरे खुद गर्ज सोच थी। मेरा दिल चीख चीख कर मुझे कह रहा था कि तुम जालिम हो। तुम कैसे हिंदू हो। हिंदू तो वह है जो गलत देखकर उसे हाथ से रोकते हैं। अगर हाथ से ना रोक पाए तो समझा कर रोको, और इतनी हिम्मत नहीं रखते हो तो उसे दिल से बुरा समझे, यही उसके लिए सही है। उस वक्त मेरे अंदर में किसी ने जवाब नहीं दिया कि खुद की नज़रों से गिर चुका हो, क्योंकि मैं उसे दिल से भी बुरा नहीं समझ रहा था। बस मेरी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्चे नज़र आ रहे थे, जो मुझे नौकरी छोड़ने पर गरीब हो जाते। मैंने पूरी रात बड़ी बेचैनी से गुजारी थी। ना ही मुझे नींद आई, ना मेरे दिल को चैन। मैं आंखें बंद करता तो मेरी आंखों के सामने मासूम सी 8 साल की बच्ची नज़र आने लगी। उनकी चीख पुकार मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मेरा दिल तड़प जाता। वह एक हैरान कर देने वाला मंजर था जो मैंने सुनसान से मकान में देखा था। 3 साल से मेरी मैडम रोज़ाना वहाँ जाती थी और मुझे बाहर खड़ा करती थी और कहती 2 घंटे बाद वापस आऊँगी। खबरदार जो तुम मेरे पीछे आए। ये शब्द तो तभी कहती जब वो शॉपिंग करने जाती। जब मुझे गाड़ी के पास खड़ा करके जाती और कहती मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ, लेकिन मुझे इसका एहसास होता कि इतना सारा सामान कैसे उठाएगी। इसलिए मैं उनके पीछे चला जाता और उनके शॉपिंग बैग खुद उठाने लगता, क्योंकि वह मेरी मालकिन थी। जब मैं उनके पास आया था तो 4 दिन का भूखा प्यासा था। रोटी की कदर क्या होती है ये मैंने यहाँ आकर देखा है। मेरा दोस्त तो मेरे सारे पैसे लेकर चला गया था। मेरे पास उस वक्त कमरे की किराया तक नहीं था, ना ही जेब में कोई फुट्टी कौड़ी। 4 दिन के भूखा प्यासा सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था।
एक दिन सड़क पार करते हुए गाड़ी के साथ टकरा कर गिर गया तो मेरी आंखें खुली तो मैं उस औरत के घर पर था। उसी की गाड़ी से टकरा गया था। वह मुझे अपने घर ले आई थी। मेरा सर पट्टियों से बंधा हुआ था। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो किसी क्वार्टर में था। मेरे पास मेरे जैसे ही 2 नौकर खड़े थे। वह मैडम के चौकीदार थे। 3 दिन बाद मुझे होश आया था। मेरा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक नहीं हुआ था कि 3 दिन बेहोश रहता, बल्कि मेरी बेहोशी की वजह भूख थी। मैं 4 दिन से भूखा था, इसलिए गाड़ी से ज़रा से टकराने पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मैंने आंखें खोली तो वो दोनों आदमी फ़ोन पर मेरी मैडम्स को बताने लगे कि मुझे होश आ गया है। वो औरत बहुत ही देर से मेरे सामने खड़ी थी। मुझे मेरी हाल पूछने लगी। वह उम्र में 50 साल के लगभग थी। वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया और उसके सामने रोया तो उसने मुझे फ़ौरन नौकरी पर रख दिया। 3 साल से वह रोज़ मेरे साथ उस सुनसान जगह में जाती थी। 2 घंटे उस घर के अंदर जाती और 2 घंटे बाद निकलकर गाड़ी में बैठ जाती। ये शहर जगह से दूर थी। मैं रोज़ मैडम को वहाँ लेकर जाता। हर बार मुझे मना करती कि मेरे पीछे मत आना। मेरे अंदर भी कभी ये ख्याल आता कि आखिर इस सुनसान जगह में ऐसा कौन रहता है जिसे रोज़ मिलने आती है, 2 घंटे उसके पास बैठती है। हो सकता है कि कोई गरीब लोग हो जिनकी वो मदद करती हो। मेरे दिल में उस औरत के लिए बहुत इज्जत था। मैं उसके लिए कोई गलत बात सोच ही नहीं सकता था। अपने मैडम का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों क्या सूझी कि मैं उस घर में घुस गया। मुझे कोई शक की बीमारी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैडम मुझे रोज़ क्यों मना करती है, क्यों रोकती है, क्या गलत है। मैं भी अंदर जाकर देख लूँ कि वो 2-3 सालों से रोज़ किससे मिलने आती है। मुझे पूरा उम्मीद था कि वहाँ मेरी मैडम किसी की मदद के लिए ही रही होगी, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वह कुछ और मंजर था। उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने बाएं वाले नज़रों से देखा। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैं गेट लांद कर अंदर कूद गया। बड़ी हिम्मत से मैं अंदर चला गया। बाहर से बेकार नज़र आने वाला घर अंदर से साफ सुथरा बना हुआ था। इससे पहले कि अंदर जाने वाली रास्ते की तरफ बढ़ता, सामने एक नौकर को देखकर मैं एकदम पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया। मुझे लगा उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई, लेकिन मैं बार बार बच गया था। मुझे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ ऐसा क्या खजाना छुपा है जो पहरेदार लगे हैं। मैंने अंदर जाने से खुद को रोका ही रखा, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा था। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ज़रूरत ही क्या है कि मैं ऐसा काम करूं। इससे पहले कि मैं गेट की तरफ वापस बढ़ता, एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ ने मेरे कदम को रोक लिया। जहाँ मैं खड़ा था उसी दीवार के ऊपर एक रोशनदार सा बना हुआ था। मुझे आवाज़ वहीं से आई थी। इसी रोशनदार की तरफ से झांक कर देखना चाहा, लेकिन वो दीवार बहुत ऊंची थी। मैं आसपास कुछ ऐसा देखने लगा जिसकी मदद से मैं उस रोशनदार से झांक सकूं। जब वहाँ लकड़ी के खाली डब्बे के बॉक्स नज़र आए, जिन्हें मैंने एक एक ऊपर करके वो बॉक्स रखे और ऊपर चढ़कर देखने लगा। उस रोशनदार के अंदर बहुत ही छोटी उम्र की बच्चियाँ थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे दंग रह गई थी वो सामने खड़ी मेरी मैडम थी, जिसने एक बच्चे के बाल बेदर्मी से पकड़ रखे थे और वो बच्चे चिल्ला रही थी। पहले तो मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। जो रूप मैं अपनी मैडम का देख रहा था वह बहुत डरावना था। वह बड़े गुस्से से उस मासूम सी बच्ची को देख रही थी और फिर बड़ी बेदर्मी से उस बच्ची को पीछे से धक्का दिया। वो बेचारी बड़ी ज़ोर से गिरी थी। वो रोते हुए मैडम के सामने माफ़िया मांग रही थी, लेकिन उसने उसे बेदर्दी से मार कर पीछे किया। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। फिर जो मेरे कानों ने सुना वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से नीचे उतर आया और तेज कदम उठाते हुए बाहर का गेट अप कर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। मुझे उस वक्त बहुत बुरी तरह चक्कर आ रहा था। मेरा दिल उस कदर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीने चीर कर बाहर आ जाएगा। मैं इस कदर डर गया था कि मुझे अपनी हालत ख़राब होती महसूस हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मैडम का यह घिनौना रूप भी है। 2 घंटे बाद जब मैडम बाहर आई तो वह बहुत खुश थी। किसी बात का कोई गुस्सा उसके चेहरे पर नहीं था, जो कुछ देर पहले मैंने देखा था, लेकिन मुझे उनका राज मालूम हो चुका था। मैं बहुत डर गया था।
पहली बार गाड़ी चलाते हुए 2 बार गाड़ी मुझसे टकराते हुए बची थी। मैडम मुझसे कहने लगी, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं उनसे क्या कहता कि मैंने आज क्या देख लिया है। मैंने कहा, पता नहीं, बस मुझे चक्कर आ रहा है। ये कहकर मैं बहुत मुश्किल से उनके बंगले तक पहुंचा था। वो मुझे कहने लगी, तुम जाकर क्वार्टर में आराम करो। मैं सीधा क्वार्टर में चला गया। लेकिन आज मुझसे ना खाना खाया जा रहा था, ना ही रात भर मुझे नींद आई। अगले दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ, मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे मैडम ने बुलाया था और कहने लगी, यहाँ बैठ जाओ। मैं ज़मीन पर बैठ गया। सामने ही टीवी लगी हुई थी, जिसे मैडम ने ऑन किया और मुझे सामने देखने का इशारा किया। सामने टीवी पर खुद को देखकर मेरे होश उड़ गए। कल की सारी वीडियो टीवी पर चल रही थी। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं नज़र उठाने के लायक नहीं रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहाँ कैमरा लगे होंगे जो मेरी हर हरकत नोट कर लेंगे। मेरी मैडम ने टीवी वीडियो बंद कर दी। मुझसे कहने लगी, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पीछे मत आना, तो फिर क्यों किया? तुम्हें यह जानना कि ज़्यादा शौक था कि वहाँ क्या होता है। अब हो गई तुम्हें तसल्ली, मिल गया तुम्हें सुकून। मैं उनके सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुका के बैठा था। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। वो कहने लगी, मैं किसी को माफ़ नहीं करती। अब तुम मेरा राज जान चुके हो, इसीलिए तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। मैडम का नया प्लान क्या था, मुझे सोचकर बेचैनी हो रहा था। वो मुझसे कहने लगी कि अब तक तुम अनजान थे, इसलिए मैंने कभी तुमसे वो काम नहीं करवाया जो अपने दूसरे नौकर से करवाती थी। लेकिन अब तुम मेरे इशारों पे चलोगे, वरना मैं तुम्हें मरवा दूँगी। यह सुनकर मेरे चेहरे का रंग मुड़ गया। मैं उनके सामने अपने हाथ जोड़ने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ये जुल्म है और मैं ये जुल्म कभी नहीं करूँगा। मैंने मना करने की देर थी कि मेरी मैडम ने अपनी दूसरी गार्ड बुलाई और उन्हें इशारा किया कि मुझे एक कैद खाने में ले जाए। उन्होंने वहाँ मुझे ले जाकर बहुत मारा और उसी कैद खाने में बंद कर दिया। जो जुल्म वो लोग मुझसे करवाना चाहते थे, वो मैं किसी कीमत पर नहीं करने वाला था। मेरी नाक और मुंह से खून निकल रहा था। मुझे उन दोनों गार्ड में बहुत मारा था। 3 दिन तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। मुझे बहुत मारा गया। मुझे इतनी भी हिम्मत ना थी कि आंखें भी खोल पाता। जब मैडम मेरे पास आई, मेरे बालों को पकड़कर बड़ी ज़ोर से चीखा। मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। मैं पानी पानी तड़पने लगा। वो मैडम हंसने लगी, कहने लगी, जब तक तुम मेरा काम करने पर राज़ी नहीं हो जाते, तुम्हें ना पानी मिलेगा, ना ही कुछ खाने को मिलेगा। मैं उस वक्त प्यास की वजह से इतना बेहाल था कि शायद मर ही जाता। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। मैंने हामी भर दी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपका कम हर हुक्म से मानूंगा, बस मुझे पानी दे दे। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। तड़प तड़प के मरना बहुत बड़ा पाप होता है। मैंने 3 दिन उस कैद खाने में बड़ी मुश्किल से गुजारा था। मेरी हामी भरते ही वो औरत अपनी गार्ड से कहने लगी कि उसे पानी पिलाओ और पेट भर के खाना खिलाओ। कुछ ही देर में मेरे सामने पानी और चावल का प्लेट रख दी गई। मैं मुर्दा हालत में लेटा हुआ था, लेकिन खाने की खुशबू सूंघकर मेरी हिम्मत करके उठकर बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से पानी का जग उठाया और मुंह में लगाया, लेकिन मेरा हालत उस कदर ख़राब हो चुका था कि पानी का पहला बूंद मुझे मुश्किल से मेरे अंदर उतरा था। ज़मीन पर लेटने की वजह से मेरे हाथ में मिट्टी लगे हुए थे, जख्मी भी थे, गंदे भी थे। लेकिन मुझे इतना तेज़ भूख लगा था कि मैं अपने गंदे हाथों से ही खाने लगा था। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मैंने बड़ी बेबसी से उनसे हाँ किया था। रात का खाना खाकर मैं बड़ी गहरी नींद सोया था। सुबह मुझे उस कैद खाने से निकाला गया। मैंने नहा धोकर कपड़े पहने। मेरा शरीर अब भी दर्द से चूर था। मैं किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह उस मैडम के सामने सर झुकाए खड़ा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी थी। वह मुझसे कहने लगी कि अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो कैद खाने में नहीं सड़ते। अब जाओ और तुम वही काम करो जो तुम्हें मेरे नौकर बताएंगे। मैं वहाँ से बाहर निकल गया। इस बार गाड़ी मैडम का कोई और ड्राइवर चला रहा था। मुझे उस सुनसान जगह में उसी घर पर ले गया। मुझे अंदर जाने को कहा गया। मैं गाड़ी से उतरकर उस घर में दाखिल हुआ। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस कमरे में भेज दिया जहाँ वह बच्चियाँ कैद की गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह बच्ची मुझे देखकर डर गई।
उनकी आंखों में अपने लिए डर देखकर मैं समझ गया था कि उनके साथ यहाँ किस किस्म का जुल्म हो रहा था। लेकिन मैं कौन सा उनका दोस्त बनकर आया था? मुझे भी उन पर बेरहम बनने का हुक्म दिया गया था। मुझे वहाँ से एक बच्ची को लेकर जाना था। अब मैं उन सबके चेहरे को देखने लगा कि किस लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म करूं। सब बच्चियां बहुत मासूम थी। मेरा दिल तड़प रहा था। सौदों में मेरी बच्ची भी इन बच्चियों की उम्र की थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस लड़की को इस जुल्म के लिए ले जाऊं। यह फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जालिम नहीं था। हाँ, बेबस और मजबूर ज़रूर था। मेरा पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट उस औरत के पास थे, और अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मैं मारा जाता। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की और उन लड़कियों के पास गया। बंद आंखों से ही मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। कुछ कमरे छोड़कर एक कमरा मौजूद था। मैं उस लड़की को वहां लेकर आया। वह बेचारी तड़प तड़प कर रो रही थी। कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरी हाथों की पकड़ धीमी पड़ गई। वह सच कह रही थी। उस मासूम ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। लेकिन मगर मैं जुर्म ना करता तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाता। मैं भी मजबूर था। लेकिन उस बच्ची की शिकायत सुनकर तो मेरा हालत बिगड़ने लगा। वो बिल्कुल मासूम थी। न जाने क्यों यहाँ आई गई थी, यहाँ कैसे पहुँची थी, क्या कुछ उस बेचारी पर गुजर चुका था जो आज होने जा रहा था। उसके बाद तो शायद वह मर ही जाती। मैं उस कमरे में लेकर गया जहाँ डॉक्टर मौजूद थे। उस कमरे को ऑपरेशन थिएटर बनाया गया था। वहाँ डॉक्टर और नर्स मौजूद थे। वो लोग बच्चों के गुर्दे निकाल कर बेचा करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियों मर जाती थी। उसकी गुर्दे बहुत महंगे दामों में बेचते थे। उस दिन भी रोशनदार से मैंने यही सुना था। यह एक बहुत बड़ा जुल्म था जो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इस बात के लिए मजबूर किया गया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं उस लड़की को बेड पर लेटा दूं। मैंने आज्ञा का पालन भी किया। वो बच्ची बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैं भी अंदर से मायूस हो गया, लेकिन डॉक्टर शायद बेदिल थे। उन्होंने उस बच्ची को बेहोशी का टीका लगाया। कुछ ही देर बाद वो बच्ची बेहोश हो गई। मुझे उस कमरे से बाहर जाने को कहा गया। मैं बेजान कदमों से बाहर आ गया। मेरी आंखों के सामने अपनी नज़र आने लगी। अपनी बेटी याद आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या पैसा ही सब कुछ है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी अपना ईमान बेचने को तैयार है? यहाँ बड़े बड़े सर्जन मौजूद हैं जो दिन में तो लोगों की इलाज करते हैं, जिन्हें ज़िंदगी देते हैं, और रात को चंद पैसों की खातिर मासूम लड़कियों का गुर्दा निकाल कर बेचते हैं। यह कैसा जुर्म था जिसका कोई सुनवाई नहीं है। मैं भी उसकी पाप का हिस्सा बनने जा रहा था। मेरे बच्चे आज के बाद जो कुछ भी खाएंगे वह मासूम बच्चों की बिके हुए चीज़ों की रोटी होगी। क्योंकि ना चाहते हुए मुझे करवाया जा रहा था, मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन मेरे दिल में एक बहुत भारी बोझ था। मुझे खाना नहीं खाया गया। मेरे आंखों के सामने उसी बच्ची का चेहरा घूमने लगा जो शायद अब तक तो शायद मर ही चुकी होगी। मैं सुबह ही सुबह मंदिर पहुंच गया। मंदिर के सामने खड़े होकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं किस पाप से मिल चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा कि मेरा भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे इस पाप से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। मैं बहुत देर तक रोता रहा, भगवान से मदद मांगता रहा। फिर मैंने एक हक से फैसला कर लिया। मैंने उठकर अपने आंसू पोंछा और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सारी बात जाकर बता दी। अब मुझे अपने अंजाम की फिक्र नहीं थी। मैं खुद पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा था। पुलिस ने चारों तरफ उस घर को घेर लिया था। फिर उन लोगों पर हमला कर दिया। वह सब डॉक्टर पकड़े जा चुके थे। उनकी पूरी टीम पुलिस के गिरफ्तार में थी, और अब उन्होंने वो उस मैडम के घर में भी हमला कर दिया था, और वो भी पकड़ी गई। बहुत सी बच्ची उस जुर्म से बच गई थी। उन मासूमों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून मिला। हालांकि मेरी नौकरी छूट गई थी, लेकिन मुझे अपने भगवान पर भरोसा था कि वह मेरे लिए कोई रास्ता ज़रूर दिखा देगा। क्योंकि मालो दौलत देना तो भगवान के हाथ में है, और भगवान कभी किसी इंसान को भूखा नहीं सुलाता। मुझे पुलिस वालों ने उस गिरोह को पकड़ाने का इनाम दिया। वो लोग बहुत दिनों से इस गिरोह की तलाश में थे। मुझे इन डॉक्टर पर भी अफसोस था जो अपने बच्चे का पेट भरने की खातिर किसी मासूम बच्ची के पेट को काट कर उनकी
चीज़ें निकाल कर बेच रहे थे, क्या उनके हाथ या जुर्म करते हुए नहीं काँपते होंगे? क्या उनका दिल भी नहीं काँपता होगा? क्या उनके नज़रे में से सही था, या शायद इंसान ये समझ बैठा है कि उनके इस काम से वो किसी के जवाब देने होंगे। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि किसी की तकलीफ़ आसमानों की चीखती हुई ऊपर जाती है, और इंसान ये नहीं समझता है कि उनके किए की सज़ा एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है।